नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रॉ लाइफ ब्लॉग के एक नए वीडियो में। आज नोइंग द नेशन #नोइंग द नेशन में जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी नेपाल के जैसा एक भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। तो अगर आपने अभी तक वो नेपाल वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ वो जाकर वीडियो देखें। आपको नेपाल के बारे में पूरा कुछ समझ में उसमें अच्छे से समझा दिया गया है। तो आज एक और पड़ोसी देश के साथ हम हाजिर हुए दोस्तों, उसके बारे में, उसके सारे डेमोग्राफी के बारे में आपको बताने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें। तो रुको जरा, सब्र करो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही हर सप्ताह ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा और जल्दी आपको इस चैनल पे ट्रैवल ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, जो पहले थ्योरी नॉर्मली होता है दोस्तों। पहले हम थ्योरी नॉलेज लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल। तो समझ लीजिए एक तरह से ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो आपको किसी भी देश को समझने का एक थ्योरी आपको दे दिया गया है, फिर जब बाद में ट्रैवल ब्लॉग आएगा तो आप उसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, भूटान एक बहुत ही सभ्यता और संस्कृति से भरा हुआ देश है, जो आज तक अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को एक धरोहर के रूप में संभाले हुए है। भूटान के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक लॉक्ड कंट्री है जो एशिया में इंडिया के ऊपर और चाइना और तिब्बत प्लेट्यू के नीचे है। वैसे ये वेस्ट में नेपाल के बहुत ही नज़दीक है, बट ये इंडिया और सिक्किम डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट किया होता है। भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू, वो भूटान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाई करता है और भूटान टोटल में 20 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, जिसको हम डोजांगखास भी कहते हैं। दोस्तों, भूटान जो है वो टोटल में 20 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, जिसे हम डोजांगखास भी कहते हैं। अगर डोजांगखास का टेक्निकल मीनिंग देखें तो टेक्निकली इसका मीनिंग होता है फोर्ट्रेस एरिया। अगर आप भूटान के मैप को ध्यान से देखें तो भूटान का मैप पे 3 एरिया ऐसे हैं जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं, और वो लाई करता है नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में। वेस्ट में जो डोकलाम प्लेट्यू है और नॉर्थ में है जकुरलंग और पसमलंग वैली। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जो अपने कुछ पारंपरिक व्यवसाय की वजह से, अपने कुछ सिद्धांत की वजह से सारे देशों से अपने आप को, खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले नेपाल के पास बस एक एयरपोर्ट हुआ करता था। हालांकि आज भूटान के पास 4 एयरपोर्ट है, बट उनका पहले बस एक एयरपोर्ट जो पारो में हुआ करता था। उनका पारो एयरपोर्ट उनका सबसे पुराना एयरपोर्ट है, जो कि पारो टाउन में है। दोस्तों, पारो टाउन जो है भूटान का, वो लाई करता है खुद के पारो टाउन में, और वो फेमस है अपने टाइगर मोनेस्ट्री के लिए। टाइगर मोनेस्ट्री अगर आप नहीं जानते मैं बता दूं, टाइगर मोनेस्ट्री फेमस है अपने बहुत ही ऊंचे जगह पे बने हुए रहने के कारण। टाइगर मोनेस्ट्री के बारे में एक बात ये भी है कि वहाँ जहाँ पे वो लाई करता है, जहाँ पे बना हुआ है, उसके साइड में 900 मीटर का डायरेक्ट स्टीप स्लोप है, जहाँ से गिरने के बाद बचने का कोई चांस नहीं है। कुछ कारणों की वजह से भूटान में टूरिस्ट का जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे अगर आप इंडियन, बांग्लादेशी या फिर मालदीव से नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे भूटान का ये नियम है कि अगर आप इन तीनों देशों में से इनमें से नहीं हैं और आप कहीं और से अगर भूटान जाना चाहते हैं तो आपको पर डे $250 का टैरिफ देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसका मतलब ये भी है कि तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा। ये काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, पर वो भूटान गवर्नमेंट लेती है, जिनसे वो अपने स्कूल को या अपने जो भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है उसको फंड कर सके। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव से नहीं है तो आपको $250 पर डे का टैरिफ देना पड़ेगा। पर हाँ, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, मालदीव, ये सब ऐसे हैं देश जहाँ पे अगर आप जाते हैं भूटान तो आपको बस एक आईडी देना पड़ेगा। इंडियन या बांग्लादेशी या फिर नेपाली के लिए यहाँ पे पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हालांकि भूटान में बहुत सारे रोड नेटवर्क्स हैं, पर यहाँ पे 3 फेमस रोड नेटवर्क्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और जो कि है एक परसंगा रोड, दूसरा 152 भूटान रोड, और सबसे कॉमन पेत्सुंग थिम्पू हाईवे, जो लोकेटेड है पेंसोलिंग, जो भूटान के बॉर्डर पे, और इंडिया की तरफ से जयगांव जो इंडिया का बॉर्डर है। अगर आप भूटान जाने का सोचे या अगर भूटान कभी जाए तो आपको लगेगा दोस्तों कि आप थोड़े पास्ट में आ गए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे घर या बहुत सारे ऐसे आपको एरिया देखने को मिल सकते हैं जिसे भूटान गवर्नमेंट ने काफ़ी 100 साल से ऊपर से भी प्रिजर्व करके रखा है। भूटान का
जो फोर्ट्रेस है उसे डोजंका भी कहते हैं। वो डोजंका का लिटरली मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग अगर हम जाने तो वो फोर्ट्रेस होता है। इनफैक्ट भूटान का जो लैंग्वेज है उसे भी डोजंखास कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ द फोर्ट्रेस। इसका ये मतलब निकलता है कि जो भूटान देश है वो अपने संस्कृति को अभी तक बना कर रखा हुआ है, जहां आपको देखने को मिलेगा एक अजीब से बैलेंस, जहां पे वो अपने प्राचीन सभ्यता को संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आप भूटान जाने का सोचे तो मैं आपको बता दूं, जिन्हें पहाड़ी रास्तों में चलने का आदत नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी मतलब एक हेक्टिक जर्नी हो सकता है, क्योंकि भूटान के ज़्यादातर रोड्स वो माउंटेन्स को काट कर बहुत ही आड़े टेढ़े तरीके से बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे भूटान में ज़्यादातर माउंटेन्स है। अब ये माउंटेन्स भूटान के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अब हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है भूटान का फिजिकल ज्योग्राफी। अगर बात करें हम दोस्तों भूटान के फिजिकल ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे भूटान खुद को सारे देशों से ज़्यादा सीरियस समझता है या खुद को ज़्यादा मानता है। क्योंकि अगर बात करें भूटान का, तो मैं आपको भूटान के बारे में एक फैक्ट बता दूं, भूटान बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली कंट्री है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वहाँ के अभी भी नॉर्मल जो लैंड एरिया है उनमें 60% वो फॉरेस्टेड एरिया में होंगे। जैसे बता दूं, और भूटान एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, जैसे वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे लैंड एरिया काफ़ी कम होने की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो अभी भी भूटान में लगभग 70% फॉरेस्ट एरिया है, जो कि सोच से बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें भूटान का, तो भूटान पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे ये बात वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भूटान में हमेशा 60% फॉरेस्ट लैंड होगा, तो वहाँ के लोगों को ये बात मानते भी हैं। भूटान में अभी टोटल फॉरेस्ट एरिया 70% है। पूरे भूटान बहुत कुछ है जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो भूटान में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी उनके हाइड्रो पावर से आता है। भूटान एक ऐसे देश में शामिल है जहाँ पे बहुत सारे कंट्री बस सोच रहे थे। भूटान ने आज से 2011 में प्लास्टिक बैन कर दिया था। भूटान में प्लास्टिक और सिगरेट्स कम्प्लीटली बैन है। और भी कुछ है दोस्तों जो भूटान काफ़ी सीरियसली लेता है, वो है उनके वाइल्ड लाइफ। अगर कुछ एनिमल्स वहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप गलती से भी उन्हें मार दे तो आपको लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट भूटान में हो सकता है। भूटान के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों भूटान के थोड़े लोगों के बारे में। अगर लोगों के बारे में बात करें तो इसका मतलब है हम अपनी वीडियो के तीसरे सेगमेंट जो है भूटान का डेमोग्राफी के बारे में। तो आइए भूटान का लोगों के बारे में जानते हैं। चूंकि भूटान एक अलग सभ्यता और संस्कृति का देश है, तो बिना डाउट का ये कह सकते हैं कि समूह के लोग शायद ऐसे हैं जो बस भूटान में पाए जाते हैं। भूटान का जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें लगभग आधे पॉपुलेशन नेगलोप कहा जाता है, और जो बचे हुए हैं उनमें 22% लगभग सर्चॉप या ईस्टर्न पीपल। इसमें भूटान के कुछ ट्राइब लोग भी शामिल हैं। अगर बात करें भूटान के बचे हुए लोगों का, तो 28% जो बचे हुए पॉपुलेशन है उनमें लथोसोम्पा या सदर्न पीपल कहे जाते हैं, और ये ज़्यादातर नेपाली ओरिजिन के हैं। भूटान के 78% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और जो बचे हुए 28% हैं वो हिंदुइज्म को। भूटान में दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, जो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डोजोंखा है, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ द फोर्ट्रेस भी कहते हैं। पर भारत के जैसे वहाँ पे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। भूटान में टोटल में कुल मिलाकर 53 तरह के रीजनल लैंग्वेज हैं जो भूटान में बोले जाते हैं। भूटान के दोस्तों, जैसे बता दूं आपको, भूटान के लोग अपने संस्कृति सभ्यता को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं। जैसे भूटान एक मोनार्क देश है, मतलब जहाँ पे मोनार्की सिस्टम अभी भी लागू है। वहाँ का जो राजा है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। बट अब ऐसा हो गया है कि राजा को भी अपने हेड ऑफ स्टेट बनने के लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए। तो मोनार्की सिस्टम होने के बाद भी वो एक नॉर्मल कह सकते हैं डेमोक्रेसी वाला राज्य है। बट भूटान के बारे में एक बात और है कि वहाँ का जो राजा है वो भी अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए काफ़ी कड़े नियम बनाए हुए हैं जो वहाँ के लोगों को अपने डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ता है। जैसे वहाँ के कुछ हैं क्लोथिंग लॉज, वहाँ के कुछ रिचुअल्स, वहाँ के कुछ हॉलीडेज, वो आपको
एज गवर्नमेंट रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ये वहाँ पे मैंडेटरी रूल है। अगर बात करें क्लोथिंग लॉ की, तो वहाँ के लोगों को अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है तो वहाँ के लोगों को वहाँ का पारंपरिक उनका वेशभूषा पहनना पड़ता है, जो कि है अगर पुरुष जा रहे हैं तो पुरुष के ड्रेस को गो कहा जाता है और लेडीज के ड्रेस को कीरा। ये जो क्लॉथिंग लॉ है भूटान का, ये आपको हर हाल में मानना ही पड़ता है। ये वहाँ पे मैंडेटरी है, रूल है। ये जो क्लॉथिंग लॉ है वहाँ के भूटान का, इस बात का लिथुसंपा ग्रुप ने काफ़ी विरोध किया था। इस बात को बहुत बैकलेस, बहुत आउटरीच हुआ था भूटान में। इस बात को लेकर भूटान का काफ़ी फजीहत भी हुआ था। उसी समय ऐसा हुआ था कि लिथुसंपा ग्रुप के समूह के लोगों में लगभग नहीं भी तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को भूटान के राजा ने देश निकाला का आदेश दे दिया था, जो अभी तक एक तरह से रिफ्यूजी बनकर नेपाल या फिर इंडिया में रहते हैं। नेगलॉप और सर्चॉप समूह के जो लोग हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर तिब्बत कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप भूटान को ध्यान से देखें और इसको सिंपल तरीका से समझें तो भूटान को हम एक्चुअल तिब्बत एम्पायर का एक्सटेंशन कह सकते हैं। वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डोचोंग का, वो तिब्बत लैंग्वेज के काफ़ी सिमिलर है और यहाँ तक कि अल्फ़ाबेट भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि कुछ लेटर के कुछ डिफरेंट साउंड्स हैं। हालांकि भूटान एक मोनार्क स्टेट है, पर वहाँ का अभी करंट राजा जो है जिग्मे खेसार नागमुलियन वांगचुक है, जिन्हें 2008 में राजा बनाया गया था। उनकी वाइफ क्यून जेटसन पीमा है। इनको सबसे अट्रैक्टिव मोनार्क कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट का, जो है फ्रेंड जोन। अगर बात करें दोस्तों फ्रेंड जोन का, तो भूटान का ज़्यादातर बिजनेस बस 2 देशों के साथ है, वो है इंडिया और बांग्लादेश। हालांकि इन देशों में बहुत सारे मतभेद है, क्योंकि भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, वहीं इंडिया एक हिंदू डोमिनेटेड है और बांग्लादेश एक मुस्लिम डोमिनेटेड है। नेपाल से 2000 के बाद इनका थोड़ा अनबन हुआ था। मैंने जैसे वीडियो में आपको पहले बताया कि जो नेगलॉप, जो लिथुम्पा समूह के लोग हैं, वो एक तरह से नेपाली ओरिजिन के लोग हैं। उनको जब देश से निकाला गया था तो इस बात को लेके नेपाल और भूटान में थोड़ा अनबन हुआ था। अब बात कर लेते हैं भूटान और चाइना के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, भूटान और चाइना में थोड़ा तो ड्रामा है। जैसे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे चाइना के नज़र है, जैसे डोकलाम प्लेट्यू। अगर हाल ही में आपने सुना होगा तो डोकलाम में चाइना ने रोड बना दिया था, जिसमें भूटान के कहने पे उन्होंने बंद तो किया, पर वो कह रहे थे कि उन्होंने बस ऐसे ही एक ट्रांसपोर्ट ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने बनाया। पर इस बात को भूटान कहता है कि उन्होंने अपने टेरिटोरियल बढ़ाने के लिए ये रोड बनाया था। आपको बता दूं कि 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को सीज किया था तो उन्होंने भूटान से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे, और ये तब और बात बढ़ गया था जब चाइनीज सोल्जर ने एक डिस्प्यूटेड रीजन में, डोकलाम रीजन, वहाँ पे रोड बनाई थी। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कंक्लूजन का, भूटान देश के बारे में कंक्लूजन का, तो भूटान देश के बारे में हम ये जानते हैं कि भूटान एक ऐसा देश था जिसे पहले तो ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, बट अब उन्हें धीरे धीरे ये फ़र्क पड़ने लगा। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया जिससे उन्हें अपने सारे दोस्तों से कुछ सुनने को ना मिले। आशा करता हूँ दोस्तों भूटान के जो एक वर्चुअल टूर जो मैंने देना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। आप भूटान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ ये बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहे। जो अगला देश है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चाइना।